5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 में बीजेपी ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की है। इन तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के बाद इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्षी पार्टियों का दावा था कि जातीय जनगणना के मुद्दों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन नतीजा कुछ और ही आया। बीजेपी ने अपने चिर परिचित वोट बैंक के अलावा बड़ी संख्या में ओबीसी वोट भी हासिल किया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में भी इस बार अधिकांश सीटें जीती। वहीं मध्य प्रदेश में भी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में ओबीसी समुदाय का वोट मिला। नतीजों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ विपक्ष को जातिगत राजनीति में भी पीछे छोड़ दिया है? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी बढ़त हासिल कर पाएगी, या विपक्ष बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा और ओबीसी वोट लोकसभा चुनाव के दौरान अलग तरीके से काम करेंगे? जब तक समाज में विषमता है तब तक सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। ये शब्द पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जरूरत जाहिर करने के लिए कहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों से ये जाहिर होता है कि कैसे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इसने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया। जाति समाज के एक वर्ग से अधिक राजनीतिक वर्ग के तौर पर देखी जाने लगी। मंडल आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों और जातिगत पहचान से जुड़ी राजनीति को भी पंख दिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों का कद बढ़ गया। साथ ही छोटे छोटे जाति आधारित समूह भी पनपने लगे। जैसे अकेले यूपी में ही राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, कुर्मी समुदाय की बात करने वाला अपना दल और निषाद समुदाय की आवाज उठाने वाली पार्टी का जन्म हुआ। ये छोटी पार्टियां मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के लिए अहमियत रखने लगी। राजनीति की यह धारा 1990 के दशक में बीपीसी की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करने वाली बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद शुरू हुई थी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अभियान पर जोर दे रही थी। इसे कमंडल की राजनीति कहा जा रहा था। बीपीसी के बाद आई हर सरकार ने आरक्षण का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की राजनीति को धार देती रही, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी की राय अन्य पार्टियों के जैसी ही थी। साल 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अगुवाई में आयोग का गठन किया, लेकिन इसकी सिफारिशें को 10 साल बाद बीपीसी ने लागू करवाया। ये कहा जाता है कि बीपीसी ने चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए इस आयोग की सिफारिशें लागू की। ये वह समय था जब बीजेपी बीपीसी की सरकार को समर्थन देने के साथ ही राम मंदिर अभियान पर जोर दे रही थी। जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिखती हैं कि ओबीसी समुदाय ने आरक्षण को लागू करने वाले बीपीसी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया, बल्कि मतदाताओं का झुकाव अपनी जाति से आने वाले नेताओं की तरफ ज्यादा दिखा। लेकिन बीपीसी के फैसले ने देश में नई ओबीसी लीडरशिप जरूर खड़ी कर दी, जो अगले 2 दशक तक भारत की सत्ता का अहम अंग बने रहे। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उमा भारती, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत और अन्य कई नेताओं ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार चलाई। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में भी पीढ़ी का परिवर्तन हुआ। साल 2014 में ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी इसके बाद चुनाव दर चुनाव बढ़त हासिल करती रही। 2019 में फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनी और इस दौरान कई राज्यों में भी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसी साल बिहार में जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए और अगले महीने 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिहार के सर्वे में सबसे अधिक 36.1% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बताई गई है। वहीं कुल हिंदुओं की संख्या 82% है। इसके बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने देश भर में जातिगत गणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सर्वे का समर्थन देते हुए कहा कि भारत के जातिगत आंकड़े जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रण है जितनी आबादी उतना हक। ऐसा कहा जाने लगा कि बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े के सामने आने के बाद बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। जानकार इसे मंडल बनाम कमंडल राजनीति के तौर पर देख रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में यह मुद्दा बेअसर दिखा। उल्टे अपने चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब,
किसान, महिला और युवा। उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण के जरिए देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इसके बाद जब बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया तो इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के जातीय मुद्दे को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने के बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव की नजर में मुख्यमंत्रियों के चुनाव के पीछे वजह जातीय समीकरण को साधना नहीं, बल्कि पार्टी में मोदी की हाँ में हाँ मिलाने वालों को अहम भूमिका में लाना है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ऐसे में मोहन यादव को एमपी का सीएम बना देने से बीजेपी यूपी और बिहार के यादवों का ज्यादा समर्थन देने में कामयाब हो सकेगी। इस पर कपिल श्रीवास्तव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनकर जिस तरह से मोदी शाह ने अपने हाथ जला लिए, इसलिए इन्होंने तीनों जगहों पर बैक बेंचर्स को फॉरवर्ड किया है ताकि 2024 से पहले वहां पर हाँ में हाँ मिलाने वाले की नियुक्ति हो सके। उन्होंने अपने समक्ष नेतृत्व को बैक बेंचर बना दिया है। लेकिन वहीं ओबीसी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी के बीच एक मजबूत आधार बनाकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी के यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को पीछे छोड़ दिया है। साल 2019 में बीजेपी की जीत के पीछे यह वर्ग प्रमुख कारण रहा। मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी मतदाता है। मध्य प्रदेश के बीजेपी की जीत में ओबीसी समुदाय के वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। पार्टी ने यहां ओबीसी समुदाय के मोहन यादव को ही सीएम बनाया, लेकिन साथ में ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ला और अनुसूचित जाति से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इसी समुदाय के विष्णुदेव साय को सीएम पद दिया है। इसका फायदा पार्टी को ओडिशा और झारखंड में भी हो सकता है, जहां अच्छी संख्या में आदिवासी हैं और लोकसभा चुनाव के बाद यहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में भी पार्टी ने ब्राह्मण सीएम के साथ राजपूत और दलित समुदाय से आने वाले 2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन क्या इन चेहरों के सहारे बीजेपी यादव मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत समर्थन रखने वाली और मंडल आयोग का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जैसे दलों को पछाड़ पाएगी? क्या पीछे छोड़ पाएगी? बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।